क्वेश्चन पूछूं तो उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, है ना। तो ऐसे बोलता है ना कि एकदम रायता बना देंगे, सब लोग अनम्यूट करेंगे, कुछ भी बोलें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सबकी आवाज मिल के आएगी, बट अल्टीमेटली क्या रहेगा कि हमारा दिमाग से मुंह तक आवाजें आएंगी तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कूलम्स लॉ सबको पता है, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, सबके भरोसा हो जाएगा, मुझे भी और तुम्हें भी, कि F इज इक्वल टू के, बोलो बोलो, के Q1 Q1 Q2 Q2 अपॉन upon R square. square। तो कूलम्स लॉ क्या बात करता है? देखो, इन वेरी रॉ टर्म्स कूलम्स लॉ बात करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, उसकी बात करेगा कौन? कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स ने जो लॉ दिया था, उन्होंने बोला था कि यार ये आपका दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और के प्रोपोर्शनल होगा, सही, राइट। के तो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, सॉरी। कूलम्स ने दो बात कही थी, एक कही थी कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। इन दोनों बातों को इकट्ठा करके हमने के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख लिया, जिसमें के को हम ये भी बोल देते हैं 1/4 पाई Epsilon naught. तो ये एप्सिलॉन नोट जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं बेटा, राइट। जब तक फ्री स्पेस की बातें होंगी तब तक एप्सिलॉन नोट रहेगा। हाँ, और अगर 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 फ्री स्पेस के अलावा किसी की बात करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे वहां पे? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, यस सर। है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या 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 मैटर के लिए इन्फिनिटी होता है सर, एप्सिलॉन आर का। हाँ, उसके अंदर मेटल के अंदर जो है ना फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वहां पे वैल्यू इन्फिनिटी की वैल्यू सेट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आता है कि फोर्स तो हमें पता चल गया, ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच की बात थी। अब एक होता है फील्ड नाम की चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी चार्ज अपने आसपास के दायरे में कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से उसके आसपास वाले चार्जेस को होने या ना होने का पता चलता है। देखो दो चार्ज हैं, एक आपको कैपिटल चार्ज Q दिखाई दे रहा है, एक छोटा चार्ज Q दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब ये स्मॉल चार्ज Q इस बड़े चार्ज Q के आसपास आएगा तो बड़े चार्ज को पता कैसे चलेगा कि मेरे आसपास कोई चार्ज आया है? That is due to the presence of electric field in the surrounding of the source charge। तो ये बड़े वाला चार्ज जो होगा उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? Source charge. सोर्स चार्ज बोलेंगे। Source charge. और छोटे वाले चार्ज को क्या बोलेंगे? Test charge. टेस्ट चार्ज। ये वो चार्ज है जिसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं ना, बिजली को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? टेस्टर यूज करते हैं ना, ऐसे प्लग में डाल के तो पता करते हैं कि यार इसमें एनर्जी है कि नहीं है, इसमें वोल्टेज है कि नहीं है। तो इस ठीक उसी तरीके से टेस्ट चार्ज को भी किसी बड़े चार्ज के आसपास ले जाके देखा जाता है कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चला बड़े वाले चार्ज को कि मेरे आसपास दूसरा चार्ज आ गया? क्योंकि उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसने जनरेट कर रखा था। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज बड़े वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, वैसे ही ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, राइट। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हमें क्वांटिफाई करना था कि चलो फील्ड मजबूत होगा कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। तो उसके लिए हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया बेटा, और उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम रख दिया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है उसी को डिफाइन किया एक वेक्टर क्वांटिटी से, ई बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट, ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोल दो, या चार्ज बड़ा चार्ज है तो फोर्स पर यूनिट बड़े वाला चार्ज, ठीक है। अब देखो इसकी एक खास बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई? सोर्स चार्ज की वजह से। Source charge. लेकिन एक्सपीरियंस किसने किया? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। फोर्स किस पे लगा? Test charge. टेस्ट चार्ज। तो अगर पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, वो किसकी वजह से होगी? सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज से r दूरी पर पॉइंट P रखा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली मैंने, वो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज निकाली। कैसे निकाली? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है F डिवाइडेड बाय, मेरी वॉइस डाउन हो गई है? नो सर। अरे मुझसे बुलंद आवाज नहीं मिलेगी तुम्हें रुक जाओ यार। सही आ रही है कि नहीं आ रही? किसी का माइक ऑन है। माइक ऑफ करो। सुहाना आप ऑफ कर लो बेटा, आपके माइक से शायद डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ अब सही है बेटा? यस सर। यस। नंदिनी आपके से भी आता है, तो मुझे लगता है आपका ईयरफोन आप यूज कर रहे हो, वो कुछ
गड़बड़ हो गया है ना, कोई नहीं, यस सर, हो सकता है। नया ले लो आप। तो अब देखो, ओके सर। force experienced by test charge placed at point P divided by magnitude of this test charge से मुझे मिल गया electric field intensity produced by the source charge at a point P which is at distance of r from the source charge। ठीक है जी, संतुष्टि? यस सर। सर क्यू जितना सर क्यू पे फोर्स लगेगा तो सर क्यू मूव आगे करेगा नहीं करेगा, ये assumption लेंगे हम। बड़े वाला क्यों नहीं हिल पाएगा, क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का है ना। सर, लेकिन जितना फोर्स लगाएगा उतना ही तो फोर्स पीछे भी लगेगा यार कुछ चीजें माननी पड़ती हैं ऐसे, पता है क्या होगा कि बहुत स्मॉल ऐसा, इन चीजों को क्या बोलते हैं पता है, सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम। जैसे मान लो थोड़ा सा तो फोर्स लगेगा ना, तो थोड़ा सा तो मूव करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसको हम सर, क्या कर सकते हैं, स्मॉल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो पहला चैप्टर इसलिए पढ़ा जाता है, एरर्स आपको क्यों पढ़ाया जाता है कि भैया थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो तो उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए, राइट। मान लो तुम्हें यार अमरजीत ऐसी बात हुई कि मुझे आपको 1000 रुपए देने थे, ठीक है, मैं आपको 999 रुपए दे दूंगा, तो मान लोगे ना कि सर ने मेरे पैसे लौटा दिए? यस सर, 1000 मान लोगे ना। और अगर मैं 600 रुपए दूं तो बोलोगे कि सर ने 1000 रुपए लौटा दिए? नहीं बोलोगे। तो ये ठीक वैसी बात है कि बड़ा चार्ज इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का है कि वो थोड़ा बहुत हिलेगा तो थोड़ा बहुत हिल जाएगा, क्या होगा, बट वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर। हमारी जो मैकेनिक्स ऑफ द प्रॉब्लम है ना, जो वो चेंज नहीं होगी उसकी वजह से, हमारे जो फिजिक्स है ना वो चेंज नहीं होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें आएंगे नहीं, राइट सर। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ वो तो डिसऑबे हो गया फिर। नहीं, डिसोबे नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ मूव करेगा, मूव करेगा, बट उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, डिसोबे नहीं करा क्वांटम फिजिक्स है ना। क्या बेटा? क्वांटम फिजिक्स। अरे नहीं, इतनी ऊंची बातें नहीं है, मूव करेगा बट हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इतना मानो तुम भी यार, अभी तुम्हारे से न्यूमेरिकल निकलवाऊंगा, तुम बोलोगे अरे सर बस धुआं हो गया सब, है ना, मत करवाओ ये सब। ठीक है, अब सुनो, जो काम की बातें वो याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर वेक्टर है, राइट सर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो ये बताओ, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा जी? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही होगी, क्यों? देखो लेकिन हाँ, चार्ज के लिए अपोजिट हो जाती है। नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट हो जाएगी, राइट, तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगा। नहीं सर, जैसे डायरेक्शन जो होगी फोर्स की उसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज नहीं, जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी लेफ्ट साइड। ना सर गलत। जिस साइड हमारा पॉइंट डायरेक्शन होती है ना फोर्स पे, नेगेटिव चार्ज के लिए। रुक जाओ, मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, रुको। सर जिस साइड पॉइंट चार्ज होता है उसी साइड जाती है ना फोर्स। तो अरे छोड़ दो सारी बातें, इस इक्वेशन को देखो, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कितनी है? सर दो। तो लेफ्ट साइड में भी वही डायरेक्शन होना चाहिए और राइट में भी वही होना चाहिए, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, एग्री करते हो इस बात को? यस सर। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा? रिपल्सिव लगाएगा, रिपल्सिव दूर भगाएगा। यस सर। तो बस जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर होगा, ठीक है भाई। देखो फोर्स कुछ था, उस पे क्यू से आपने डिवाइड कर दिया, मतलब एक वेक्टर हुआ, लेकिन उससे छोटा वेक्टर हो गया फोर्स से, सिंपल सी बात है। अगर चार्ज 1 से बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, चार्ज 1 से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर बड़ा हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स तीनों का ही डायरेक्शन रेडियली टर्मिनेट करेगा, किसमें? नेगेटिव सोर्स चार्ज में, ठीक है। फील्ड लाइंस भी टर्मिनेट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी टर्मिनेट करेगी और फोर्स वेक्टर भी टर्मिनेट किसमें करेगा? नेगेटिव सोर्स चार्ज में, ठीक है जी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये नहीं कराऊंगा अब, इतना समय नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या बताया? ये हो गया, ये भी हो गया। ओके सर शायद आपने दूसरे बैच में करवाया। अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, यही कराया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बेटा, फिर बाकी करा देंगे, ठीक है। यस सर, यही पढ़ा था हमने भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें वो ध्यान से सुन लो, राइट। यस सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, अगर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में खाली एक ही चार्ज है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आई एग्री, ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूं कि बेटा पूरी दुनिया में केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा रहेगा? रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी और कहां पर टर्मिनेट करेंगी? इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेंगी, राइट? ठीक है सर नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट करती है ना? हाँ, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करेंगे, पॉजिटिव, अभी पहले पॉजिटिव का बताओ, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी हाँ और इन्फिनिटी तक जाएगी, यस ठीक है, सर केवल क्योंकि एक ही चार्ज है दुनिया में पूरी में। ठीक है। और रेडियली टर्मिनेट का मतलब क्या है कि एंगल हमेशा क्या बनेगा? 90 राइट एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का। अब भूल जाओ उस पॉजिटिव चार्ज को, अब इस पूरी दुनिया में केवल एक नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये फील्ड Inward की तरफ इन्फिनिटी पे Infinity पे इन्फिनिटी left पे hand जाकर line। रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट कर जाएंगी इस चार्ज में, राइट? इस चार्ज के अंदर Yes, रेडियली sir. इनवर्ड टर्मिनेट कर और जाएंगे, ठीक है ये भी बेटा? 90 डिग्री होगा। 90, यस, रेडियल का मतलब ही 90 है बेटा, उसके है ना 90 डिग्री। टेंजेंशियल क्या होता है? देखो कोई सर्कल है, उसका टेंजेंशियल का मतलब है कि उसके बिल्कुल टेंजेंट, और रेडियल का मतलब है उसके बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अब दुनिया में दो ही चार्ज है मान लो, तो क्या होगा? ऐसा फील्ड पैटर्न आपको नजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड टर्मिनेट करेंगे और नेगेटिव के ऊपर रेडियली आउटवर्ड अमर्ज करेंगे और नेगेटिव पे रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। सर ये हो गई प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस जगह पे आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो मिल ही रहा है, बट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी यूज करके वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट करती हैं जीवन में? नहीं सर, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइन है, जस्ट टू स्टडी द फील्ड पैटर्न, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हाँ जी रोहित, रोहित जी डाउट है? ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बता दिया मैंने आपको, ओके, ये भी बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत बार यूज हो जाती है, दैट इज कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी बेटा? वहाँ पे दो डायरेक्शन होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, एक ब्लू की और एक ग्रीन कलर की। अगर ये किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर जाए तो मुझे दो टेंजेंट मिलेंगे। एक टेंजेंट मिलेगा ग्रीन कलर वाली लाइन का जो E1 है, और एक मिलेगा ब्लू का जो E2 है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन एक गिवन वेक्टर की नहीं हो सकती बेटा, इसलिए कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, कम है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। देखो चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कि दूर ज्यादा होता है? सर पास में, नजदीक के पास में ज्यादा होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो अब पास में हो आप, फोर्स कूलम्स लो क्या बोलता है कि जितना नजदीक नजदीक रहोगे उतना ही फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ डेंसिटी देखो, इस P2 एरिया से कितनी लाइनें गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो मतलब यहाँ पर डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा है, जबकि मैं इस P2 को थोड़ा दूर ले जाके रखूंगा तो केवल 3 लाइनें पास कर रही हैं। तो जितना मैं चार्ज से दूर जा रहा हूँ उतना ही डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कम हो जा रही है। दैट रिप्रेजेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। ये बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के अगर हम चार्ज की ही बात करें, केवल चार्ज की बात करें, तो कितनी फील्ड लाइंस एक चार्ज से एमर्ज हो रही हैं, उससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का भी अंदाजा लग सकता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और ये चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो नेगेटिव। अब देखो पहले वाले चार्ज में कितनी फील्ड लाइन दिखाई दे रही है आपको? 4 चार। और इसमें कितनी दिखाई दे रही है? 8।
Yes Eight. yes sir 8 ठीक है, तो कौन से वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा? 8 वाले नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव ज्यादा है। ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलाम है तो नेगेटिव का क्या माइनस बिल्कुल बोल सकता हूँ, यस सर क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Yes, sir. डबल हैं उसमें। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको चार्ज का आइडिया भी दे देती है। मान लो इसमें से 4 जा रही हैं और इसको 1 कूलाम बोल रहे हो, तो जिसमें से 8 लाइनें जाएंगी उसको 2 कूलाम बोलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको यहाँ से समझ आई। अब इसके बाद आपको बताते हैं, ये हो गया। इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट क्या था जी, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है यार, ये फाइल एरर कर रही है क्या? शिट, हाँ चल गई। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखो, एज द नेम सजेस्ट भाई 2 चार्ज होंगे। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा अब इलेक्ट्रिक डायपोल का। 2 पॉइंट चार्जेस of equal magnitude but opposite nature and they are separated by some distance and that distance generally taken as 2a। उस 2a distance को हम आमतौर पर 2a लेते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 2a क्यों लेते हो? क्योंकि बेटा हमारे फाइनल इक्वेशंस थोड़े आसान निकल आए हैं ना, उनमें कॉम्प्लिकेटेडनेस कम हो। तो इसके लिए आपको याद भी रखना पड़ेगा कि हमेशा जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या लिया है? 2a लिया है। ठीक है, 2a और दोनों इक्वल अपोजिट नेचर के होंगे। अब देखो इसके बाद क्या चीजें आती है इस डायपोल में। मोस्टली सबसे पहला आता है कि डायपोल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो डायपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट वेक्टर। सर ये तो ठीक है, हमने कर लिया था। कर लिया? अरे वो भी कर लिया था आपने, मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ। सर हाँ अच्छा ओके। करा दिया, छोड़ दूं? आपने सर हम नो सर, करवाओ। मैं तो सर, first करवा time दो। पढ़ रही हूँ, सर। अरे वो rather revise अरे वो ठीक है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू ताकि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधा सीधा समझ आ जाएगा। ओके सर। 5 मिनट और लेंगे। हाँ, ये क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है? टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, हमने थोड़ा Yes, sir. कर दिया वेस्ट। आधा घंटा हो गया। कोई नहीं, हाँ आधा नहीं हुआ है अभी, 20 मिनट हुए हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर से आपने रिप्रेजेंट किया। Q इज इक्वल टू, डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है। और डायरेक्शन क्या होगा? पी कैप डायरेक्शन। और पी कैप डायरेक्शन क्या होती है बेटा? क्या होता है डायरेक्शन? बताओ, आपने पढ़ लिया। व्हाट इज द Minus डायरेक्शन ऑफ, कहां से कहां होता है? सर Minus माइनस to से पॉजिटिव साइन टू पॉजिटिव साइन। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, Negative माइनस से चार्ज टू positive। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक यस है, सर। फिर इसके अलावा आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करने के बाद, सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा डायपोल मूवमेंट में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही ना, चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। नेगेटिव अपना करेगा, पॉजिटिव अपना करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उसकी वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे? देखो, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इसमें। एक तो होते हैं पॉइंट्स, एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और एक निकालते हैं एक्सियल पॉइंट्स पे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट होता है इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, जनरल पॉइंट्स पे भी निकालते हैं, बट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। तो इनके फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं। देखो बेटा क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता, वी जस्ट प्लेस अ पॉइंट P, एक पॉइंट P रखेंगे जो एक्सियल पॉइंट है, उस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे कूलम्स लॉ से, क्योंकि हमें पता है कि Q1 Q2 अपन R² हो जाता है। तो उसी का रीअरेंजमेंट करके वी फाइनली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट एज 2 kpr अपॉन R² माइनस A² रेज टू पावर 2। तो ये फॉर्मूला आया था, राइट? नयाशी क्या लिखे जा रहे हैं भाई, तुम कमेंट बॉक्स में बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। सर रोहित को डाउट। आपस में मत बातें करो भाई, आपस में क्यों बतिया रहे हो तुम? देखो खुद ही चल रहा है इधर। तो तुम्हें पता है तुम्हारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इधर, देखो इतने सारे हैं यार। रुक जाओ थोड़ी देर, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उनके स्क्रीन पे आ रहा होगा ऐसे कमेंट। Yes, अरे sir. मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ आपको। क्या नहीं बताया मैंने? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मल है तो उसकी डायरेक्शन के लिए उस पर भी टेंजेंट डाल लेंगे। फर्जी बातें मत करो, हर बार नहीं होता ऐसा, छोड़ो इसको।
क्वेश्चंस करोगे समझ आएगा। पहले सुन लो, बेसिक फॉर्मूला सुन लो, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं, ठीक है। फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा, ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। इसमें अजम्पशन डालते हैं कि अगर पॉइंट बहुत दूर है डायपोल से तो फिर उसमें आप यू कैन नेग्लेक्ट a, डिनोमिनेटर में ये है उसको नेग्लेक्ट कर दो तो 2 kp अपॉन r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा ही आप इक्वेटोरियल के लिए एक फॉर्मूला निकालते हो, इक्वेटोरियल में आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आते हैं ना वो कैंसिल होंगे, केवल हॉरिजॉन्टल्स बचेंगे, कोस थीटा कंपोनेंट वो जुड़ जाएंगे, और फाइनली जो फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा, माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है बेटा। ये पैटर्न आपको ना ये रट लो, ये पैटर्न आपको इक्वेटोरियल जहां भी आएगा बार बार दिखेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये बहुत बार दिखेगा ये। अब ये आया, इसमें नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका प्लस टू माइनस होता है, इसका माइनस टू प्लस होता है, नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें अजम्पशन डाला माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पर केवल यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सर जो वो वाला फॉर्मूला था 2 kp r स्क्वायर, सर वो q r माइनस q था या r माइनस a था? आर माइनस ए, ओके सर, आर माइनस ए होगा ना बेटा। आर इज, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। डिस्टेंस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी कोई चीज होती है ना, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट मीटर फ्रॉम कूलम्स, है ना। कोई बोले 2 किलो में से 2 मीटर घटा दो, बोलोगे बुड़बक चला जाए यहाँ से, पिटेगा क्या, तो ऐसे थोड़ी होता है यार, चीटिंग है तो, ठीक है। अब सुनो हो गया ये। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपने पढ़ी होगी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले सोर्स क्या होता है ये जानो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, यस बेटा। तो जो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं आपकी यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, ये कोई शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज जो है, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा, उसी से निकलने वाली फील्ड लाइंस आप पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकली, इन्फिनिटी तक चली गई, तो आपको इक्विडिस्टेंट पैरेलल फील्ड लाइंस मिल गई, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स पता चल गया। अब इसमें मैंने रखा डाइपोल। अब डाइपोल होता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और रेड कलर का पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब आप ये फील करो कि डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो इस सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा? यस सर, रिपेल होगा। यस सर। और नेगेटिव चार्ज को ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा। करेगा सर, तो करेगा। एक को धक्का मारेगा, दूसरे को खींचेगा, तो क्या होगा? घुमा देगा अपनी जगह पे। यस सर, यस सर। और देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही जो चार्जेस हैं उनका क्या आप ये डिफाइन किया था कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो फोर्स जो भी लगेगा, जो फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स तो दोनों केस में बराबर रहेगा, क्योंकि फील्ड जो आपका यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। तो Q दोनों ही बराबर है, तो दोनों फोर्स बराबर है, तो नेट फोर्स डाइपोल पे जो लगेगा वो 0 आ जाएगा। 0 हॉरिजॉन्टली आई कैप डायरेक्शन में भी उतना ही लग रहा है, माइनस आई कैप में भी उतना लग रहा है, दोनों कट गए। तो जो चीज बचेगी वो खाली बचेगा टॉर्क। देयर इज ए नेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये डाइपोल के अंदर जो टॉर्क लगेगा खाली हमें वही निकालना है। अच्छा बेटा, ये डाइपोल पे टॉर्क केवल तब तक लगेगा जब तक कि ये डाइपोल लंबा ना लेट जाए ऐसे, ठीक है। या नेगेटिव चार्ज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ गया और पॉजिटिव राइट मोस्ट पे आ गया। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिकल लाइन से तो हो जाएगा ना 90 डिग्री, वो 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। हाँ, एंगल 0 हो गया। तो अब क्या हो गया? दोनों ही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। पहले तो भाई एक ऊपर लग रहा था, एक नीचे, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, ठीक है। तो डाइपोल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेगा और फिर वहीं रुक जाएगा, राइट। सर ये अनस्टेबल में रहेगा। रुको, हाँ बोलो। ये आवाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आवाज नहीं आ रही। इक्विलिब्रियम जैसी बातें कुछ बोल रहे हो, इक्विलिब्रियम सुनाई दिया। टाइप करके बताता हूँ सर, टाइप करके। हाँ टाइप कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं, जैसे जेईई एडवांस में क्या आ सकता है
कि डाइपोल को छोड़ दिया फिर वो SHM करके धीरे धीरे आके रुक जाएगा, वो सब भी आ सकते हैं, बट वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब ये समझ आया। फिर इसी डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसका फाइनल एक्सप्रेशन निकलता है P क्रॉस E, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया बेटा डाइपोल का। अब इसके बाद की कहानी है तो जो फ्लक्स है वो मैम पढ़ाएंगे आपको, और अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पढ़ा देते हैं, रुक जाओ अभी कहाँ गया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर टाइप कर दिया मैंने। स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। स्टेबल आ जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा, देखो वो चीज डिपेंड करेगी कि कौन से डायरेक्शन में अलाइन हुआ है। किधर गया, देखो बेटा अगर ऐसे अलाइन हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल इज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई। आप इसको दोबारा डिस्टर्ब करोगे तो फिर भी उसी पोजीशन में जाएगा। बट अगर गलती से डाइपोल आपने ऐसे अरेंज कर दिया हो, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज इधर होता है इसका, जाएगा सर। हाँ, और नेगेटिव जो है वो थोड़ा सा इधर होता, तो अब इस केस में जो डाइपोल है वो, इस केस में भी बेटा फोर्सेस तो अब वही रहेंगे। देखो ये नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव वाला F, और पॉजिटिव पे लगेगा इधर F। ये दोनों भी इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अभी भी फोर्स, नेट फोर्स 0, टॉर्क भी 0। बट अगर आपने हल्का सा भी इसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर से ये वो स्टेबल वाली कन्फिगरेशन में जाने की कोशिश करेगा, पूरा चक्कर घूम के और वापस से ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो नीचे वाला केस कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऊपर वाली पोजीशन रहती तो क्या हो जाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलो वापस आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो समझ आया आपको, कूलम्स लॉ ने बता दिया, अब आपको अच्छे समझ आएगा। हम इसी डायग्राम पे आ गए डाइपोल वाले पे वापस, ठीक है। अब देखो क्या कोई चार्ज जब फील्ड में रहता है तो उस पे कुछ फोर्स लगता रहता है? यस सर। ठीक है। क्या कोई सोर्स चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता ही करता है? यस सर। अब देखो बेटा ये सोर्स चार्ज मैंने रख दिया इनफाइनाइट, वही शीट आ गई हमारी, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अगेंस्ट, इस फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज को, छोटू चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर इस चार्ज के सोर्स के पास ला रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, एक छोटे चार्ज को पकड़ा मैंने जो इन्फिनिटी पे रखा था, और उसको मैं इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास लेके आ रहा हूं। तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, ये आपस में स्वाभाविक रूप से तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हाँ सर। लेकिन अब उस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे पकड़कर और काम करना पड़ेगा सर। और काम करना पड़ेगा उस पे चार्ज पे। जो उस पे फोर्स होगी वो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉवर्ड्स ही होगी ना, मतलब उसी के साथ, यस उसी यस, डायरेक्शन में। फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव है, अब वर्क डन करना पड़ा। अब एक बात बताओ, इस चीज को थोड़ा आसानी से समझते हैं। क्या आपने स्प्रिंग देखा है सबने? यस सर। यस सर। आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ता है? यस सर। अब जो आपने बाहर से फोर्स लगाया, तो यानी फोर्स लगा रहे हो और स्प्रिंग कंप्रेस भी हो रहा है, तो क्या वर्क डन भी हो रहा है? यस सर। फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन है। तो Yes, sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब वर्क डन है, तो जो आपने वर्क डन किया क्या वो कहीं स्टोर भी हो रहा है बेटा? यस सर, हो जाएगा। सर हो वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हाथ हटा रहे हो तो स्प्रिंग वापस आपको पुश कर दे रहा है। यस, यस सर। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पैदा होगी जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास लेके आ रहे हो। तो क्या हो रहा है, आप इसके स्वाभाविक रूप से विपरीत ले जा रहे हो ना, पास लेकिन ये तो रिपेल ही करना चाहते हैं। यस सर। तो जो आपने बाहर से वर्क डन किया, जो आपने इस टेस्ट चार्ज पे काम किया, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि स्प्रिंग में स्टोर हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठाता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई अर्थ पे रखा था तो 0 पोटेंशियल एनर्जी थी। देखो अब मैंने इस बोतल को उठाया तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, मेरे हाथ ने इस पे वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा ना स्वाभाविक रूप से, यस सर। तो वो एनर्जी Yes, sir. स्टोर Yes, उसको sir. बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर थी उसको क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग। अब ये चार्ज जो मैं टेस्ट चार्ज पकड़ के लाया हूँ इन्फिनिटी से बेटा, तो क्या इसमें जो एनर्जी होगी उसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? हाँ सर बोल सकते हो। Yes, sir. बिल्कुल Yes, बोल sir. सकते हैं। ये कहाँ से आई बेटा? ये इसलिए आई कि मैंने मान लिया, मैंने अजम्पशन लिया। इसमें सबसे पहला अजम्पशन होता है कि जब चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट दूरी पे, तो उस पे फोर्स क्या है? लगभग जीरो है। ठीक है, तो उसको बोला कि यार लगभग जीरो फोर्स है, यानी कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। उसकी फोर्स के टर्म्स में भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि जब वो इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, वैसे ही जब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है तो हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल देते हैं। तो जब चार्ज इन्फिनिटी पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। मैंने पकड़ा, उस चार्ज को पकड़ के लेके आया सोर्स चार्ज के पास, तो मैंने क्या कर दिया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया सर आपने। बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दैट। वर्क। मैंने वर्क किया। ठीक है जी, अब इतनी बात समझ आई। अब जो ये एनर्जी स्टोर्ड है, जो स्टोर्ड एनर्जी जिसकी वजह से ये चार्ज एक दूसरे को छोड़कर दूर दूर भागना चाहते हैं, है ना, वो एनर्जी क्या कहलाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है एनर्जी। सर इसमें डाउट कर दो। हाँ जी। Yes, sir. सर हम जो चार्ज लाएंगे, हम क्या स्पीड से लाएंगे या धीरे धीरे करके लेके आएंगे? देखो, ला तो आप कैसे भी सकते हो, मैं बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, ला कैसे भी सकते हो, लेकिन जो इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं ना यहाँ पे, वहां पे असम्पशन क्या रहता है बेटा कि वी डोंट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्योंकि काइनेटिक मतलब? एनर्जी को हमने इस इक्वेशन में लिखा ही नहीं है। सर वेलोसिटी को काइनेटिक चेंज नहीं एनर्जी कर चेंज नहीं होगी तो मतलब वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। यस, तो इनफाइनाइट टाइम में आएगा। सर सही रहेगी, एक्सेलरेशन सही रहेगी एक्सेलरेशन जीरो रहेगा और वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो? अच्छा वेलोसिटी ठीक है। सुनो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। आपने थर्मोडायनेमिक्स आता है अच्छे से 11th का? जी सर। दो चीजें हैं। पहली चीज सबको समझ आएगा थर्मोडायनेमिक्स का, दूसरा चीज बताऊंगा थोड़ा समझ आएगा तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, वो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यूट्यूब पे कितने वीडियो देख लेना, समझ नहीं आएगा। पहले सुनो अभी। द फर्स्ट थिंग इज कि बेटा जैसे ही आप अगर इसको एक्सेलरेट करोगे या हाई वेलोसिटी पे लेके आओगे, पहले बात तो है कि अगर वेलोसिटी चेंज करोगे, सबसे पहली बात, मान लो इस ये 10 मीटर पर सेकंड से आप लेके आ रहे थे और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो, 20 करना चाहते हो, तो क्या उस प्रोसेस में आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे रहे हो? Yes, sir. भाई Yes, sir. चार्ज खाली अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज हमेशा पॉइंट मास के ऊपर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो मास है और मास की अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो यू आर चेंजिंग mv स्क्वायर, यस सर। तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी Yes, बढ़ा sir. रहे हो। तो क्या हाँ। आपने इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी लिखा कहीं? नहीं लिखा। नहीं सर। तो अगर आपने No, एनर्जी sir. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया तो आपके इक्वेशंस गलत हो जाएंगे, पहली बात। हाँ ठीक है, Yes, sir. अब दूसरी बात सुनो। अब बोलो कि हाई वेलोसिटी पे, दूसरी अजम्पशन क्या होता है कि इनफाइनाइटली स्लोली लेके आना है, हाँ दूसरा अजम्पशन। ठीक ऐसा ही अजम्पशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा होगा कि सिस्टम इज कूल्ड डाउन इनफाइनाइटली स्लोली, हीट इज ट्रांसफर्ड इनफाइनाइटली स्लोली, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, समझे? यस सर। तो वहां Yes. क्या होता है, देखो बेटा, जब किसी भी चीज को आप बहुत तीव्र गति से करते हो, बहुत स्पीड में करते हो, किसी चीज को एक्सेलरेट करते हो, तो क्या होता है, देयर इज सम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी जनरेशन, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। पता है इस बात का? यस सर। तो Yes. आपने क्या किया, आपने देखो, आपने ऑब्जेक्ट को जैसे चार्ज था उसने आपने पकड़ा, मान लो हाथ से ही पकड़ा, और आप उसको लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, बहुत तेज लेके आओगे ना, तो आप जो वर्क डन कर रहे हो, मोस्ट ऑफ दैट वर्क डन विल बी वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। तो इसलिए बोला जाता है कि इनफाइनाइटली स्लोली लेके आना है, ताकि जितना भी आप वर्क डन करो वो सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो जाए? एनर्जी में। और कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है, क्योंकि वो जितना भी वर्क डन आपने किया है वो एनर्जी में तो कन्वर्ट हो ही गया, और वो भी केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी में, समझे? इसलिए हम वर्क डन बाय द Yes, sir. एक्सटर्नल एजेंसी Yes, को sir. इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी गेन ऑफ द चार्ज सिस्टम। और सर एक लास्ट बात ये मेरा कि ये जैसे चार्ज हम लेके आएंगे, तो मान के चलिए कि सोर्स चार्ज से मैं कोई r डिस्टेंस पे मैं चार्ज लेके आया, तो फिर वहां पे अगर मैंने उस चार्ज को छोड़ा तो वापस वो उतनी वेलोसिटी से वापस जाएगा। तो बिल्कुल दोनों में जाने की तो ज्यादा रहेगी ना, जितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं लेके आया हूँ।
हाँ, वो जाएगी, जाने की ज्यादा रहेगी, बट वो फिर हमारी इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। फिर वो सेकंड लॉ ऑफ यूनिवर्स को फॉलो करता हुआ जाएगा। क्या है सेकंड लॉ ऑफ यूनिवर्स? पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। क्या है तुम मेरे से पूछ रहे हो, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ यार। सर? मुझे याद नहीं आ रहा। वो होता है कि यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स द डीजनरेशन ऑफ एनर्जी, या एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन की तरफ यूनिवर्स जा रहा है, राइट? यस सर, एक्सपेंड Yes, sir. है ना? तो यही है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, और वो सब बोलते हैं ना, वो सारी एक ही चीज होती है कि डीजनरेशन होगा, मतलब फिर वो एक्सेलरेटेड होके जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगा। यूनिफॉर्म सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी इस केस में। उस केस में काइनेटिक बढ़ती जाएगी बेटा। उसको छोड़ो यार, वो नहीं है, वो हमारा पंगा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि वर्क सिर्फ इतना समझो। अब देखो बहुत पढ़ोगे तो इसके लिए फिर 5-10 घंटे चाहिए हम लोगों को, ठीक है? हाँ, अब वापिस आते हैं। सर एम आई ऑडिबल? कुछ बच्चे बोल रहे हैं। नंदिनी बोल रही है। नंदिनी आपके तो माइक में इशू है बेटा, कुछ उसको चेंज करो, क्योंकि आप जब आप अपनी आवाज बुलंद कर ले हो तो सबकी आवाजें दब जाती हैं, किसी का कुछ सुनाई नहीं देता है। आजाद सर- मुल्क में। हाँ, सर अब आ रही है? अब आ रही है बेटा। सर उस टाइम पे आ ही नहीं रही थी। नंदिनी जा क्या नहीं रही करती थी। है? नंदिनी है ना, इस आजाद मुल्क में सबकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेती है कुछ समय के लिए। हाँ, अब बोलो बेटा। सर अब तो हो गया क्लियर हो गया, ठीक है? तो अब आपको समझ आया पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ना चाहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? कहाँ से आई? क्योंकि हम चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लेके आए। हमने अजम्पशन माना कि इन्फिनिटी पर जब चार्ज था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ठीक वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे रखा रहता है, अर्थ के सरफेस पे, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। हाँ जी, चमका? यस यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अरे स्टैटिक नहीं होगा ना? सर फिर से वो हो गया। हाँ माधव। अरे माधव आप पढ़े हो ना पहले मिल यार, कहीं मिले भी हो तुम, लग रहा है मुझे। सर हम्म, चलिए वो पोटेंशियल बता देना वापस से। अभी बताया नहीं है पोटेंशियल, तो अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए बस, कि चार्ज को वर्क डन करके लेके आया तो उस पर कुछ वर्क डन किया, वो कन्वर्ट हो गया स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। ठीक है। अब देखो बेटा, वर्क और एनर्जी क्या दोनों एक ही चीज है? ये सर एक ही चीज है लगभग। एक ही चीज है, जब तक कि अगर आपकी एफिशिएंसी सेम रहे, है ना? तो हमने वेस्टेज तो एनर्जी का किया नहीं, हम चार्ज को बिल्कुल इनफाइनाइटली स्लोली इन्फिनिटी से बहुत धीरे धीरे पूरी सावधानी के साथ लेके आए हैं। तो जितना वर्क डन हमने किया वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी में। तो हम सबसे Energy. पहले इक्वेशन लिखेंगे ये, W इज इक्वल टू माइनस यू। समझे? W इज इक्वल टू माइनस यू का मतलब है कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी ठीक है बेटा, कि मैंने वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, बस ये है। एक दूसरे के अपोजिट साइन होगा। सर ये नेगेटिव साइन इससे आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट में हुआ है। ना, एनर्जी जब आप करते हो तो एनर्जी का क्या रहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जनरली टेकन एज नेगेटिव, ठीक है? तो बाहर से वर्क डन किया गया, वो नेगेटिव वर्क था, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी बढ़ गई। तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस W इज इक्वल टू यू, है ना? तो वो सिर्फ ठीक है सर। एनर्जी के आदान प्रदान को डिनोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है? अब वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. फोर्स का फॉर्मूला मुझे कहाँ से मिलता है? कूलम्स लॉ से, 1/4 Yes, sir. Q1 Q2 Yes, अपॉन sir. R स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई कर दो R से, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो क्या बचेगा नीचे? R स्क्वायर था, वो क्या बच गया? केवल R बच गया। और तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R, यस या फिर फोर्स इनटू R, ठीक है? तो ये आ गया मुझे समझ। अब ये आ गया सिंगल चार्ज सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे केवल दो चार्जेस है, Q1 और एक Q2। यानी अगर फिगर में देखें तो Q1 कौन सा हो गया? मान लो सोर्स चार्ज, और Q2 कौन सा हो गया? जिसको आप पकड़ के लेके आए हो इन्फिनिटी से, ठीक है जी? यस सर, अब आ गई sir. हमें बातें समझ। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा? एक एक करके पेयर बनाते जाओ, सब वैल्यूज को जोड़ लो। सर ये क्या था मल्टीपल पॉइंट चार्ज? बताएंगे। हाँ, कौन है? सर ये पूछना था कि जैसे जो हमारा डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो तो इन्फिनिटी है, तो ऐसे तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या आएगा? अनडिटरमाइंड हो जाएगा, जिसको हम अनडिटरमाइंड वैल्यू को जीरो बोल देते हैं। तो फिर सर zero ऐसे तो हमेशा ये 0 आ जाएगी फिर। क्यों आएगी बेटा? जब नजदीक आ गए तो क्यों आएगी जीरो?
मान लो आर अच्छा, डिस्टेंस पे ओके ले आया सर, मैं, ओके। इन्फिनिटी से पकड़ के आर दूरी पे ले आया, तो बढ़ नहीं जाएगी वैल्यू? ओके सर, समझ। यस सर। तो 2 पॉइंट चार्जेस की आ गई। अब देखो मल्टीपल होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 4 पॉइंट ये इन्फिनिटी पे रखे थे, Q1 Q2 Q3 Q4 सभी इन्फिनिटी पे थे, ठीक है। मैंने क्या किया, सबको पकड़ा और एक दूसरे के नजदीक ले आया। तो क्या बोलेंगे फिर कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम, राइट। चारों चार्ज थे, चारों इकट्ठे आए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम, ये 4 चार्ज थे, 4 चार्ज का सिस्टम बोल दो, तो क्या होगी बेटा, 1 और 2 को पकड़ो, 1 और 2 एक दूसरे से कितना दूर है, एक बार फॉर्मूला लगा दो। फिर 1 और 3 को पकड़ो, फिर 1 और 4 को पकड़ो, फिर 2 और 3 को पकड़ो, 2 एंड 4 को पकड़ो। ऐसा होता है ना, NC2 हम फॉर्मूला यूज करते हैं, Yes, कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन पकड़ो और सबको ऐड कर दो। तभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप इंडिविजुअली लो, फॉर्मूला वही लगाओ, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R², तो हो गया आपका, राइट। यस सर। यस यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, डीसी वोल्टेज जो होता है ना, डीसी बैटरी का वोल्टेज, वो लगभग Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसी चीज होती है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल V, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को आप पकड़ के लेके आए हो इन्फिनिटी से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से जिस चार्ज को पकड़ के लेके आए हो, यानी जिस चार्ज पे आपने वर्क डन किया है, उसके मैग्नीट्यूड से पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा एक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। बस इतना ही है इसका कंसेप्ट, क्योंकि इसका कोई दूसरा कंसेप्ट है नहीं। सर दोनों में फर्क क्या हुआ फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी के कोई कर रहा है, ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते टू स्टडी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके बाद ना ये इक्वेशंस भी आती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनको रिलेट करने के लिए, तो फिर हमें एक इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक वैसा ही यार। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हाइट में क्या डिफरेंस है, कुछ है डिफरेंस? नहीं ज्यादा कुछ नहीं। एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं, बट थोड़ा सा तो फर्क है ना। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, तो हाइट से कंपेयर करना तो आसानी से कर लोगे ना, 10 फीट 20 फीट 30 फीट कर लोगे ना। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बताने लगूं कि इधर इसकी एनर्जी फर्स्ट फ्लोर की 100 जूल्स है, दूसरे की 200 जूल्स है, 300, तो इतना साइंटिफिक कौन रहेगा है ना। तो बेटा वैसा ही ठीक यहाँ पे है कि पोटेंशियल इज एनालोगस टू हाइट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनालोगस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझे? यस सर। वैसा ही है कंसेप्ट। बस देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपको समझ आया ना कि भाई अर्थ से दूरी बढ़ रही है तो एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। ऐसे ही चार्ज से दूरी बढ़ रही है, घट रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम ज्यादा हो रही है। बट उसी को डिफाइन करने के लिए दूसरी वैल्यू भी तो यूज करते हैं, जैसे हाइट है ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इसमें कोई वो नहीं है, इसका फिजिकल वाला वो नहीं है कि भाई कुछ ऐसा एस्पेक्ट है कि सर वो सुनना है, वो वही था जो चार्ज का था, दो चार्ज सिस्टम थे, बस उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। पर यूनिट चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके ये फॉर्मूलाज हैं, जब मैम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब आप इनको कोरिलेट करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में, ये वाला। जिन्होंने नोट डाउन अब तक कुछ नहीं किया वो देखो, पहले तो ये लिखो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये लिख लो। डन सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? यस सर। सर नहीं स्केलर है। नो सर। फंस गए ना तुम लोग। देखो मैं गलत पढ़ाता हूँ, कई बार उल्टा उल्टा पढ़ाने लग जाता हूँ, ठीक है। तो सुनो, एनर्जी कभी बेटा वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है क्या? नो सर। तो यहाँ भी एनर्जी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होता है और एनर्जी भी स्केलर होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर होगा सर। स्केलर। ठीक है, ओके जी। और इसी से आपको एक और कोरिलेशन दिला देता हूं, देखो F डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट?
स्केलर होता है ना? स्केलर प्रोडक्ट। बस तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। तो ये फॉर्मूला, ये वाला भी लिख लो, इसको इन डेप्थ मैम बताएंगी, अभी के लिए लिख लो इसको एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर ये सब कोरिलेट होंगे। ठीक है नंदिनी, आपके बेटा ईयरफोन का वायर हिल गया है पक्का। ठीक है, वहाँ पे स्टैटिक सर डिस्टर्ब। नेटवर्क इशू अब आ रहे हैं सर, नेटवर्क इशू हो रहा है, आज बारिश हो गई थी ना। ठीक है, अच्छा अब सुनो, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फटाफट सुन लो। हाँ माधव, सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, लास्ट में करा देना एक बार सर। अच्छा व्हाट्सएप पे भेज दिया, रुको चल देख लेंगे उसको बाद में। अभी सुनो सब बच्चे, ओके सर। यहाँ पे ये जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? सर कंजर्वेटिव सर होता है ना? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है। जैसे Conservative. जैसे जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सब कंजर्वेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे वर्क डन या फिर एनर्जी वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ क्या फॉलो किया गया है उस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस चार्ज को मैं चाहे सीधे लाइन में लेके आऊं, चाहे मैं हिलाता डुलाता ऐसे घुमाता फिराता, जैसे रेड वाइट ये येलो कलर का आपका लाइन है वो उस पे लेके आऊं, तो दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट एट इंफिनिटी एंड पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर, वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि बिकॉज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये यहाँ पे कंजर्वेटिव की बात लिखी है, आप पढ़ लेना, नोट शेयर होंगे तो यहाँ से पढ़ना, जो आपको बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है बेटा, अब यस सर। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते हैं, हमें समझ आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब एक थर्ड टर्म होता है जो हमारे लिए मोर साइंटिफिक है स्टडी करना, राइट? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताना, एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज ड्रॉ करूंगा, आप मुझे आंसर करना बेटा, ठीक है? एक स्लोप है ये, ठीक है? देखो एक तो ये है प्लेटफॉर्म, एक ये वाला प्लेटफॉर्म है, और इन पे बॉल रखी हुई है एक। कौन से वाली बॉल नीचे लुढ़केगी मुझे ये बताओ? सर स्लोप जिसमें है सेकंड वाली। स्लोप वाले। क्यों होगा, क्यों लुढ़केगी बेटा? क्योंकि इन दोनों के पॉइंट के Distance बीच बनेगा। में कुछ हाइट का डिफरेंस है। यस सर। यस हाइट का डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, इसलिए वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो मोर Higher to स्टेबल lower. कॉन्फ़िगरेशन है ना, मोर स्टेबल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि व्हाई रिएक्शंस हैपन, बिकॉज रिएक्टेंट्स More- क्या करते हैं, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है कि भैया हायर पोजीशन था। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, एक कंडीशन है कि ये दोनों के दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ग्राउंड पे, पहला केस। तब भी क्या होगा, तब भी दूसरे वाले केस में ही स्लाइड डाउन करेगी, पहले में करेगी यस क्या? सर। पहले वाले में नहीं करेगी सर। क्या? वन पे नहीं करेगी, पहले वो वाली वाले नहीं पे। होगी सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हटाओ ग्राउंड को, मैंने कहा छोड़ो ग्राउंड को, मैं क्या करता हूँ, इसको ले गया माउंट एवरेस्ट पे, छोड़ो, मैं हवाई जहाज में ले गया उसको 20,000 फीट की ऊंचाई पे। क्या उस टाइम भी दूसरे वाले की यही स्लाइड करेगा? पहला वाला नहीं करेगा, ग्रेविटी है वहां पे, ग्रेविटी है। तो सर Gravitation. सेकंड वाला करेगा। पहला नहीं Yes, sir, करेगा second ना, वाला करेगा। पहला Second वहां वाला नहीं करेगा। करेगा। तो यहाँ पे सर क्या करेंगे मैं तो दोनों करेंगे। है बेटा? सर मेरे ख्याल से दोनों करेंगे क्योंकि हाइट है ना वहाँ पे। नहीं हाइट है, लेकिन इधर तो डिफरेंस नहीं है ना, स्लाइड नहीं करेगा ना, बिल्कुल फ्लैट ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सर सेकंड वाला ही करेगा। ठीक है, ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेविटी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड ही एग्जिस्ट कर रही है, हाइट पे भी 20,000 फीट पे भी, तो आपका जो है सेकंड वाला ही स्लाइड डाउन करेगा। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि वेदर यू टेक द वैल्यू एट 20,000, मान लो ये इसकी हाइट का डिफरेंस है 2 फीट, तो ये 20,000 प्लस 2 फीट हो गया, और ये हो गया आपका, ये भी इतना ही हो गया मान लो। तो जो डिफरेंस है ना 2 फीट का, खाली यही मैटर कर रहा है कि बॉल स्लाइड डाउन करेगी या नहीं करेगी। ये 20,000 से कोई मतलब नहीं है।
यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, कि नेट पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रही है वैल्यू? नहीं कर रही ना भाई। आप पहले वाले ऑब्जेक्ट, जो पहला वाला ब्लॉक था जो फ्लैट है, इसको 20,000 फीट पे ले गए तो आपने एनर्जी तो उस टाइम बढ़ा दी ना, लेकिन फिर भी इसके दोनों एंड के थ्रू डिफरेंस तो जीरो रहा। यस सर। Yes, sir. तो डिफरेंस होगा तभी बॉल स्लाइड डाउन करेगी। तो यहाँ भी इस चार्ज के केस में भी हमें ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट, आप चाहे कितना भी पोटेंशियल रख लो, वोल्टेज कितना भी रखो, कितना भी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रखो, चार्ज केवल मूव तभी करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल Difference. डिफरेंस रहना जरूरी है। पोटेंशियल की नेट वैल्यू चाहे कितनी भी हो, देखो इसका एक और प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने निप्पो की ड्यूरा सेल की बैटरियां देखी है, फोन का सेल, रिमोट का सेल, सब देखा होगा, है ना? यस सर। यस सर, यस सर। एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक और एक इसका negative. नेगेटिव। पॉजिटिव वाला 1.5 वोल्ट पे होता है और नेगेटिव कितने पे, 0 पे, ऐसा हम बोलते हैं। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5। 1.5 अब ये 1.5 था तो मैंने इसके बल्ब जोड़ा, तो क्या ये ग्लो करेगा बल्ब? हाँ सर, करना चाहिए। करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब छोड़ दो सारी बातें, अब बताओ, अगर मैं बोल दूं कि बेटा इधर भी ये 1.5 वोल्ट ही दे रहा है, नहीं, नो सर। Sir, difference नहीं ना. डिफरेंस नहीं है तो जीरो। कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस? Potential डिफरेंस। डिफरेंस चाहिए। तो यानी कि हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर चार्ज फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज फ्लो करेगा। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन करते हैं, है ना? तो चार्ज केवल तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब आपको तीनों टर्म समझ आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है ना भाई, एक सेल सीधा जोड़ दिया और एक सेल उल्टा जोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे को मिल मिला के कर दिया सब गुड़ गोबर कर दिया। तो रिमोट में या सेल में या किसी खिलौने में जब सेल उल्टे जुड़ जाते तो क्या वो चलता है? No, sir. नहीं चलेगा। ये 0 था दोनों का, ये 1.5 आया और ये भी 1.5। अब जोड़ लो, इन पे क्या जोड़ोगे, जोड़ लो, क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। इनको शॉर्ट सर्किट भी कर दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। यस सर। तो ऐसा होता है। अब तीनों टर्म आपको समझ आ गई। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, 9:15 तक छोड़ दूंगा, ठीक है? यस सर। सर जहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होता है वहाँ पे सर करंट ज्यादा होता है? जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा। अरे ओम्स लॉ डिफाइन करता है ना, करंट की बात कौन करता है, V=IR। अभी तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा तब पता चलेगा। जहाँ आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो करंट ज्यादा चाहिए तो करंट I है, ये क्या होता है, V/R। तो V/R का मतलब जहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट ज्यादा होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहां भी करंट ज्यादा होगा। तो वोल्टेज को बढ़ा दो और रेजिस्टेंस को कम कर दो तो करंट ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा। कैसे करना है करंट ज्यादा? ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लो और दोनों टर्मिनल को टच करा दो, क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा, इतना ज्यादा करंट होगा, सब कुछ पिघल जाएगा। ठीक है, करना मत ऐसे, बोलोगे सर ने बोल दिया था, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो सेफ नहीं होता है। अब देखो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो Q1 Q2 अपॉन R था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल लिखना है तो Q1 Q2 को भी Q से डिवाइड कर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो KQ अपॉन R। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस R पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाय R। तो Q क्या है यहाँ पे, सोर्स चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम अ सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो कैसे निकालोगे, KQ अपॉन R। बहुत सारे चार्जेस होंगे, किसी पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, किसी पॉइंट P पर, तो बहुत सारे चार्जेस होंगे, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कैसे निकालोगे बेटा, KQ1 सर ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है,
स्केलर है। अरे स्केलर वेक्टर कैसे हो गया, स्केलर है तो स्केलर चीजें स्केलर कैसे है। सीधा सीधा ऐड हो जाती हैं कि वेक्टर वाले लॉ लगाने पड़ते, सीधा सीधा ऐड सर हो सीधे जाती सीधे ऐड हो जाती है। सीधा सीधा ऐड कर दो, कुछ नहीं है। पहले Q1 की वजह से निकाल लो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1, V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, V3 इज इक्वल टू KQ अपॉन R3, V4 इज इक्वल टू KQ4 अपॉन R4। तो सबको निकालो, सबको इकट्ठा करके जोड़ दो तो क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज 4 चार्जेस। ये चारों के चारों चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसी फॉर्मूला को हम समेशन करके लिख लेते हैं, वही फॉर्मूला है, कुछ इसमें अलग है नहीं। ठीक है जी। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, तो हम एलिमेंटल चार्ज लेंगे, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला हर जगह आता है, जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। वी हैव टू इंटीग्रेट, जब हमारा सीधा फॉर्मूला ना लगे तो हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर एक एलिमेंटल चार्ज लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। बहुत हार्ड कोर ज्योमेट्री या बहुत ऐसे इरेगुलर ज्योमेट्री क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती है। जब पूछी जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसका एरिया पता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज्योमेट्री के डायमेंशंस पता होते हैं, तो फिर हम उसको ऐसे स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके निकाल लेते हैं। गोज लॉ से निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मैम फ्लक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद गोज लॉ पढ़ाएंगे, तो वहां से आपको ये वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, अब सुनो जी, इसके आगे ये समझ आ गया। फिर ये फॉर्मूलाज हैं, अब इनको करने का फायदा नहीं है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ये फॉर्मूला उसी के बेसिस पे है, इक्वेशन डाल के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे बेटा। ठीक है, ये रहा। अब पहला क्वेश्चन बताओ आप लोग, क्या है इसका आंसर। द ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, द पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी। सोच के बताओ। पॉजिटिव ओनली। क्या पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पूछा है, एट दैट ऑब्जेक्ट, क्या किसी पॉइंट zero, पोटेंशियल option सर जीरो। सर जीरो, ऑप्शन सी। सर D जीरो होगा। होगा। डी ऑप्शन है इसका आंसर। इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अभी आपने जिन्होंने ध्यान से सुना है ना, खाली वो इसका आंसर डी देंगे। क्यों, एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया आपने, कोई बात नहीं, पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी। अरे ऑब्जेक्ट पे ही तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, बहुत सारे चार्ज और भी तो हो सकते हैं, उनकी वजह से भी तो हो सकता था। तो हमें केवल, इसलिए हम केवल ना पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो जीरो भी हो सकता है किसी पॉइंट पे, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इधर। आया समझ यस सर। भाई? क्वेश्चन नहीं समझ। ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को आपने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया। अब पूछ रहे जिस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है उस जगह पे पोटेंशियल क्या है। क्या आप केवल इस चार्ज की हेल्प से बता पाओगे कि क्या पोटेंशियल है? नो सर, बिल्कुल नो नहीं। सर। नहीं बता No, पाओगे sir. बेटा। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस छोड़ दो सारी चीजें, इस चार्ज को मान लो आप किधर से उठा के लाए हो, नेगेटिव से लाए हो, पॉजिटिव से लाए हो, कि इन्फिनिटी से लाए हो, कहाँ से लाए हो। तो पोटेंशियल तो डिपेंड किस पे करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वर्क डन पे। तो इसकी हिस्ट्री नहीं पता आपको, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आसपास के चार्जेस हैं क्या है, तो आप ऐसे बता नहीं सकते। तो पोटेंशियल इटसेल्फ इज मोर लॉजिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और जहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं उस समय हम बोलते हैं कि इस पॉइंट का और इन्फिनिटी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वहाँ बोलते हैं कि ये पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, तो हम बता, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्या पता ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो। यस सर। चलिए, अब ये तो हो गया थोड़ा थ्योरेटिकल। सेकंड क्वेश्चन करो। 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है, इन पे 2 अलग अलग चार्जेस रखे हैं, तो आपको ओरिजिन पे इनकी वजह से पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ अपॉन R, V इज इक्वल टू KQ अपॉन ऑप्शन बी। करो भाई इसको solve। सर KQ Option अपॉन C. A हो जाएगा। बी हो ऑप्शन। चार्ज की वैल्यू साइन के साथ रखनी है, पॉजिटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव खुद से खींचा आना चाहता है और हम भी उस पर वर्क डन करते तो नेगेटिव वर्क हो जाता है। ठीक है, B होगा सर। करो वैल्यू कैलकुलेट करो, चित्र ड्रॉ करो पहले। देयर आर 2 पॉइंट्स बेटा, एक ये और एक ये,
ठीक है। एक आपका है 0-1 0 - a, एक है 0, a। अब 0, a पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, और नीचे वाले पे -Q चार्ज रखा है। आपको बताना है पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो डिस्टेंस बताओ सबसे पहले, ऊपर वाला कितने ऊपर है A, नीचे वाला कितनी नीचे है A, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल 2a आप जाएगा। क्या लिखोगे, Q1 V1 + V2 बोल देते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले को 1 बोल दिया, नीचे। तो अब वैल्यू रखो, ऊपर वाला क्या है K, चार्ज Q/R, R कितनी दूर है A है, प्लस नीचे वाला चार्ज -Q है माइनस अपॉन A, Q/A। कितना हो गया? बताओ आंसर क्या आया? 0। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही बोल रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम नहीं बता सकते ऐसे ना डायरेक्टली। तो अब देखो, आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया। तो फिजिक्स में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आ भी रहा तब भी डायग्राम बना लो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपके अवॉइड हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, फिर आप बाद में कंटिन्यू कर लेना। 4 का वैल्यू, ये करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो आप लोग। सेम है फॉर्मूला, K/R ही लगेगा। 3 करो, फिर 4 भी कराएंगे, ठीक है। सब लोग रुके रहेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करो, आंसर आती चैट बॉक्स में आंसर कर देना। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी सर। सर C। बेटा हमारी क्लास का टाइम तो 9:30 तक का है ना, आई बिलीव। Yes, यस sir. सर। सर 9:30 मैं अभी तो तक का टाइम है। यस सर। मैं सोच रहा कि Yes, 9 sir. PM तक का था, मैं तो ऐसे घबराया हुआ था। करो, आराम से करो क्वेश्चन नंबर 3, और सर ऑप्शन बी। पोल में आंसर करो जिसका जो आंसर आया है, और दूसरे के आंसर्स को मत सुनो, क्योंकि आमतौर पर कई बच्चे गलत आंसर दे देते हैं, फिर पूरी क्लास आंसर गलत कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पोल तो कोई लॉन्च नहीं किया सर। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ। सर C। पोल में आंसर करेंगे बेटा, क्योंकि एग्जाम में कोई किसी की हेल्प थोड़ी करने आएगा। अभी तो आप एक दूसरे का आंसर सुन के बोल दोगे, अरे हाँ हाँ मेरा भी यही आया है, मेरा भी यही आया है। पोल में सब बच्चे आंसर कर दो, कमेंट बॉक्स में चाहे मत भी करो। पोल आ रहा है ना, सबको दिख रहा है आज पोल, या नहीं आ रहा? यस सर आ गया। आ रहा है सर, हो गया। पोल में आंसर करो सब बच्चे, ताकि मुझे आइडिया लगे कितने बच्चों ने जेन्युइनली आंसर कर दिया है। ऐसे कमेंट बॉक्स में काउंट नहीं कर पाते ना, कई बच्चे एक ही आंसर को मल्टीपल टाइम्स डाल देते हैं। सर C सर। सर मेरा सर आई एम नॉट ऑडिबल। नहीं, यू आर ऑडिबल नंदिनी, यू आर ओके ऑडिबल। सर नेटवर्क नहीं आते। कोई बात नहीं, पोल में लड़ाइयाँ हो रही हैं।
B is the right answer. C is the right सर answer. सी, सर सी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे क्या है सही। पहले आप पोल में जाके आंसर करो। सर सब मेरी आवाज आ रही है क्या? इधर सर हाँ, पोल है you are किधर audible सर? बेटा। अच्छा सर पोल कहाँ पर शो होगा? पोल शो नहीं हो रहा यार, आज इशू आ रहा है। वैसे कुछ बच्चों को हो रहा है, कुछ को नहीं। एक्टिविटीज में हुआ, एक्टिविटी में एक्टिविटीज जाके दोबारा से देख सकते। नहीं, सभी बैचेस में इशू सर? इशू आ रहा है। हाँ, चैट में तो लिखना है। चैट में नहीं, अरे पोल में भाई। पोल नहीं करना आता तुम लोगों को? क्या पोल नहीं है आपके में, रुको रुको, इसमें पोल शो नहीं हो रहे। यस नहीं हो रहा। एक्टिविटीज में होगा, गूगल मीट 3 डॉट्स इसमें जाके एक्टिविटीज पोल्स, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, पोल्स आएगा। पोल्स पे क्लिक करो, उसके बाद एक लाइव पोल चल रहा है, इसमें ऑप्शन कर लो। चलो सबने बी कर रखा है, मैं भी बी कर देता हूँ और मैं फिर वोट दबा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे वोटेड हो जाएगा। फिर वापस आ जाओ। सर शो ही नहीं हो रहा। हाँ, कुछ बच्चों का नहीं भी हो रहा है, ये भी रीजन है। आज इशू आ रहा है पोल में। बाकी दूसरे बैचेस में भी जो बच्चे, सर मैंने कर दिया। हाँ, जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे थे ना, जिनको पता है हाउ टू वोट और जो सब, वो भी मना कर रहे थे कि सर आज नहीं आ रहा है ऑप्शन। तो आई एग्री कि कुछ बच्चों को आज नहीं यस सर दिख गया कहाँ पे होता है पोल, पहली बार करा है। हाँ, तो रोज करा करो, मैम को बोलो पोल में आंसर करो यार तुम लोग। तो ऐसे मजा आएगा तुम लोगों को। पता है क्या फायदा सर होगा? मैंने पहले बस देखा था बट आज फर्स्ट टाइम किया है। अब इससे ज्यादा जिज्ञासा तब जनरेट होगी, तब मैं बोलूंगा कि पोल में आंसर करो और आंसर करते ही अपना हैंड रेज कर लो। तो तुम्हें वो रहेगा कि मैंने पोल में आंसर किया और सबसे पहले मैंने किया, है ना? तो वो उसमें ज्यादा किक मिलता है करते टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा। क्या बोल रहे हैं? क्या गठबंधन क्या चल रहा है भाई? कौन सी चुनावी माहौल तैयार कर दिया तुमने? क्या बोले जा रहे हो? क्या हो रहा है ये? सर वो कह रहे हैं कि मतलब करेक्ट आंसर बी है। तुम लड़ ले हो, एक काम करो। ठीक है, अब देखते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या है इसका सही आंसर। टू बी वेरी ट्रू, मैंने तुम्हारा देख के बी बोला है। ठीक है, देखो the charges of same magnitude q are placed at 4 corners of a square of side a, the value of potential है। ठीक है, तो भैया एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो। ये स्क्वायर है बेटा, इसके चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, रख देते हैं। देखो फिजिक्स में जिन भी बच्चों को सिली मिस्टेक आती है, दिक्कत आती है, सबसे पहले चित्र बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे सवाल बोलता जाए चित्र ड्रॉ करते जाओ, इजी हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब बोल रहा है इसके सेंटर पे आप बता दो पोटेंशियल क्या है। बता देंगे जी। इसका साइड दे दिया, ए दे रखी है साइड। अब मुझे क्या करना है बेटा? आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं क्या, के क्यू अपॉन आर। तो मुझे ये आर फाइंड आउट कर, ये आर फाइंड आउट कर। सर रूट 2 ए बाय रूट 2। अरे थोड़ा तनिक विराम लो बच्चों, थोड़ा सा। अब देखो, इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लें, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में साइड्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? अरे क्या होगा? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? a बाय 2। और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? a बाय 2। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, कैन आई यूज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाय 2 स्क्वायर प्लस a बाय 2 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही बराबर। क्या आंसर आएगा इसका बेटा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो 2a स्क्वायर बाय 4 यानी a स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आएगा a बाय रूट 2। h इज इक्वल टू a बाय रूट 2, यानी r की जो वैल्यू मेरी आई वो क्या आ गई बेटा? ये साइड a बाय रूट 2 आ गई। रूट 2 सही आया कि नहीं आया? गलत आ सर गया? ऊपर रूट यस नहीं सर ए आएगा बाय रूट 2। सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर रूट 2a होगा बाहर आके। हाँ आएगा, लेकिन नीचे भी तो 4 आ जाएगा ना। सर नीचे सर 2 आएगा 2a ना। स्क्वायर बाय 4 होएगा तो सर 2 2a टू बारी में कट जाएगा ना। सर रूट 2a स्क्वायर अरे 2a स्क्वायर बाय 4 होएगा ना अंडर रूट में। अरे रुक ही जाओ, फिर रुक जाओ यार तुम लोग, कोई बात। सर आंसर बी है।
ए स्क्वायर बाय यस सर 4 बी है। ए स्क्वायर बाय 4 ठीक है। अब सही है। अब इसको अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ए स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2 क्या आएगा? ए अपॉन में रूट 2। ए अपॉन में रूट 2। स्क्वायर अपन रूट तो मैंने क्या लिखा है? यही तो सर यही था, यही तो है। पहले भी तो ये आया था। गजब सर हो गया। सबका गलत है। सर सी सी अभी रुक जाओ, अभी भी नहीं ठहरो। तो एक चार्ज की वजह से कितना आया बेटा? अब एक की वजह से निकालते हैं, क्योंकि चारों सिमेट्रिकली लोकेटेड है, इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी दूरियां आपकी जितनी भी निकालोगे ना चार्ज से दूरी है, ये सब a बाय उसे रूट 4 टू से आने वाली है। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Yes, एक sir. चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? मान लो v ड्यू टू 1 चार्ज क्या आएगा? k q बाय r होता है। r की वैल्यू क्या है? रूट a 2 बाय के रूट क्यू बाय ए, a बाय रूट 2 ठीक है। तो ये आपका आ गया रूट 2 k के q क्यू बाय बाय ए। a। ये आ गया एक चार्ज की वजह से। यस सर। चारों की वजह से कितना आएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? 4 रूट 2 के क्यू बाय ए। तो v नेट इज इक्वल टू 4 रूट 2 k q बाय a। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया शायद। यस सर। यस सर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी पे लड़ाइयाँ हो रही थी ना। और देवियों सजनों, आप जीत चुके हैं पूरे 7 करोड़ रुपए, है ना? कमेंट्स में चल रहा है ये सब। इसने दिया भाई, अमित ओझा ने। मुझे ब्लिंकिट कर दो यार तुम, छोड़ो 7 करोड़। ऑप्शन बी देखो, सबने सही आंसर किया, 24 बच्चों ने, शाबाश। मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं। हाँ, तो ये आंसर आ गया। थर्ड में किसी को डाउट है बेटा? नो सर। देखो, जिनको डाउट है वो यस सर बोल दो, नहीं तो नो सर वाले तो नो बोल के आगे बढ़ा सर देंगे। है सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन सर ये नहीं, लास्ट स्टेप वाले में था। ये जो 4 टाइम्स क्यों किया बेटा? यस सर, ये तो पता है सर। उसके ऊपर उसके ऊपर क्या? के क्यू बाय आर का फॉर्मूला लगाया ये वाला, ये इसमें या इससे भी पहले? यस सर यही से। तो v पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना ये तो बेटा। किसी पॉइंट q से, देखो एक पॉइंट, एक चार्ज पॉइंट चार्ज है q, यस इससे किसी दूरी r पर कोई पॉइंट p रखा हुआ है, उस पॉइंट p पे मुझे पोटेंशियल बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल टू k q बाय r। r ठीक है। तो अब ये पॉइंट p कहाँ है? सेंटर ऑफ द, इस पे आ गया है। तो ये कितनी दूर है? r दूरी पे। उस r की वैल्यू a बाय रूट 2 है। तो सीधा फॉर्मूला लगाया k q बाय r। चार्ज तो q ही था, तो k q बाय r निकाला। एक चार्ज की वजह से r की जगह a बाय रूट 2 रख दिया, और उसके बाद सिमिलरली 4 चार्जेस थे तो 4 से गुणा कर दिया, या इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर सकते थे, बट उतना टाइम होता नहीं है पेपर में। तो हमने देखा कि यार सिमेट्री की प्रॉब्लम है, तो मैंने 4 से गुणा कर पाओगे? ओके सर। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो। देखो बेटा, ध्यान रखा करो जिनको डाउट हो ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नो सर बोलने की या नो मैम बोलने की, कि मुझे समझ नहीं आया। अदरवाइज देखो, मैं अगर अच्छा बच्चा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्लास में, तो मैं तो बोलूंगा ना यस सर, यस मैम, समझ आ गया। बट फिर नो वाले का क्या होगा? तो जिसको समझ नहीं आ रहा, वो डाउट अपना वहीं के वहीं रखा करो, पूछ लिया करो, ठीक है? फिर से पोल में करेंगे बेटा आंसर, ताकि पोल की तुम्हें आदत हो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पोल लॉन्च कर रहे हैं। जो बच्चे आंसर करते जाएंगे पोल में, हैंड रेज करते जाओ, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि अच्छे बच्चे कौन से जो फटाफट आंसर कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लाइव है पोल, आप जाइए फटाफट से आंसर कीजिए, हैंड रेज कर लीजिए कि सर मेरा हो गया है। जिनका पोल नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो बेटा। आज सभी बच्चों का पोल आ नहीं रहा है, एक्चुअली दिक्कत है। कई बार मैसेज आएगा जैसे कि द होस्ट इज स्टार्टेड द पोल, अगर उस पर क्लिक करके चले गए तो चले गए, नहीं तो फिर आता नहीं, दिखता नहीं। आज कुछ इश्यू आ रहा है।
अंजलि आप बताओ बेटा कैसे किया है? नीतीश, नीतीश कुमारी, नीतीश कुमार सॉरी। सर सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होगी कि फॉर सिमेट्री जो सेंट्रोइड पे होता है ना वो जीरो होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? सर सिमेट्री होता है ना सर। तो सर हमने पढ़ा था सिमेट्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है नहीं, सेंटर। जीरो तो होगा, लेकिन उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, ये बताओ। सर ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एक गिवन पॉइंट पे देखो, ये सेंट्रोइड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये हो गया सेंट्रोइड, ठीक है। अब इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर आया ई, दूसरा आया ई, और तीसरा आया ये भी ई, क्योंकि सिमेट्री से वैल्यू बराबर आ रही है। इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 120 डिग्री होगा। यस सर। तो अब मुझे बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, अगर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे 120 डिग्री पे इक्वल फोर्स लगाओगे तो क्या ये पॉइंट मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स लग रहे हैं सब क्या कर लेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया जीरो, और पोटेंशियल जीरो होगा कि नॉन जीरो? नॉन जीरो सर। सर वो CQ/R हो जाएगा। KQ/R हो जाएगा, है ना? तो वो नॉन जीरो होगा पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो फिर हमारा स्वाभाविक आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, ठीक है। और भी बच गया क्या? एक और बच गया, करो क्वेश्चन नंबर 5। डाउट है पिछले क्वेश्चन में किसी को? सर क्वेश्चन 5 सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें V निकाल के दिखा दो। किसमें? इसमें V? इसमें Yes, निकाल sir. लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, क्या दे रखा है? 2 इक्वल 3 सर इक्वल बीच 4, में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो, इस वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से बाहर, ठीक है बेटा? तो जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है ना, वो 1/3 हाइट पे होता है नीचे से, ठीक है। ऊपर से इसका डिस्टेंस है 2/3 और नीचे से है 1/3, ठीक है। तो पहली बात तो है कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? जो रेड कलर वाली है, इसका साइड मान लो a है, तो ये क्या आएगा? a/2। ये a/2। इसमें पाइथागोरस लगाओ, जिसका हाइपोटेन्यूज a है, a/2 है, और इसको परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। तो p की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। कैसे निकालोगे बेटा? p² = √(a² - a/2 का होल स्क्वायर), ठीक है। तो क्या आएगा? a² - a²/4 यानी 3/4 a² का अंडर रूट, राइट? सॉरी, p ही आ जाएगा ना, p मैंने अंडर रूट ले लिया तो p ही आ जाएगा ये। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? √3/2a, ये आ गया p। √3/a आ गया, √3a/2 आपका आ गया p। तो अब इसका जो डिस्टेंस है, अब मेरे को 4 से डिस्टेंस निकालना है। 4 से डिस्टेंस कौन सा होगा? इसमें से ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको निकालना है, कितना हो जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ p। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2/3 टाइम्स ऑफ p, यानी 2/3 इंटू √3/2a। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये √3/3 a/√3 आ जाएगा, बेसिकली a/√, ठीक है। तो आपका जो r है वो a/√3 आ जाएगा। बाकी तो सब चीजें क्लियर है। 3 टाइम्स ऑफ KQ/R, k इंटू Q/R, r आपका a/√3 है। तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 3√3 KQ/R, KQ/A। ये आ गया पोटेंशियल। V = 3√3 KQ/A। आया समझ रितु? यस सर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो इंटरसेक्ट होते हैं ना आपके बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो ऐसे रेशियो में होते हैं, एक 2/3 एक 1/3। सर वैसे चलो। तो इसको 2:1 बोलते हैं। हाँ, 2:1। तो 2:1 ही तो है। यस सर। अरे ऊपर वाला डबल है ना नीचे वाले के। यस सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो।
क्या क्या क्या? सर नेक्स्ट क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा नेक्स्ट तो दिखाई देंगे, मुझे लगा इसमें डाउट है। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 5। जो बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं पोल में ही करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पोल नहीं बनाया आपने इस क्वेश्चन का। कर दिया आप? सर इसका हो रहा है ना, क्या बेटा? रिजल्ट हो रहा है पोल करने के बाद। रिजल्ट शो हो रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं। मैंने एक बार ऑन कर दिया था, कर देते हैं फिर से। लो देखो रिजल्ट। सत्तू पीता है तुम में से कोई? सत्तू? यस सर। यस सर। यस सर, चने का सत्तू। सत्तू घोल रखा है भाई। यस सर। गर्मी से बचने के लिए एंटीवायरस यही है मेरे पास। सही है सर ना? सही है। यस सर, इसमें चीनी चीनी नमक नमक डालते हैं। पूछेंगे, रुक जाओ। तो जिनको सर- जिनको जिनको सत्तू पीना आता है वो मेरे को अभी क्लास के बाद रुक जाना, बता के जाना क्या क्या मिला सकते हैं इसमें, थोड़ा बढ़िया हो जाए यार। मैं तो सर प्याज और अरे बाद में टमाटर, बाद में मिर्ची। बाद में पहले पहले को सवाल करो, क्लास के बाद पूछेंगे। मैं तो ऐसे सीधा पानी में डाल के पी लेता हूँ। सर अभी से थोड़ा यस टेस्टी सर, बनाएंगे इसमें ना। थोड़ा चीनी डाल के और थोड़ा नमक। लिखेंगे, सबकी रेसिपी लिखेंगे। सर नींबू भी डाल दो। अरे रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ। नंदिनी और अमरजीत से पूछना है, बाकी सब लोग भी सोच लो। करो यार। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया किसी का? हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो बेटा, इसको करने का और समझने का सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। इन एन इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वोल्टेज। कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड मास टू बी रिस्पेक्टिवली ई एंड एम, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम इज। अब देखो, कोई इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन कैसी होगी? मान लो यार, एक है ना ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराया जा रहा है, उसके एक एंड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल कितना दे दिया? वी वोल्ट्स का पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको पॉजिटिव बना देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो ट्यूब के अंदर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकले और एक्सेलरेट होंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और फिर बाहर निकल जाएंगे ऐसे गन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो पोटेंशियल V है वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। ठीक है बात बेटा? हेलो? यस सर। यस सर। सही है ना? अरे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या प्रोवाइड करेगा? पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैट इसमें काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था ये बताओ? V इज इक्वल टू U बाय Q। यस सर। यू बाई क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वोल्टेज इनटू चार्ज Q। अब एक्सेलरेट किसको कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन? EV के बराबर, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ एम वी V स्क्वायर। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, m ले लो, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, E ले लो। तो अब क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी निकालने। V इज इक्वल टू क्या आएगा? 2EV बाय m का अंडर रूट। यहाँ से V निकाल रहे हैं ना, तो देख लो V यही आएगा। 2EV, 2 इधर चला जाएगा, 2EV डिवाइडेड बाय m और इसका अंडर रूट। तो आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन बी। B इज द राइट आंसर।
ठीक है, जिन बच्चों को सर, समझ नहीं मेरा आया वो एक पूछ डाउट सकते हो। है सर। हाँ सर जी, मेरा पिछले क्वेश्चन का डाउट है सर। रुक जाओ अभी, जिनको इसमें डाउट है वो बताओ, नंदनी को बाद में बताएंगे। बोलो बोलो। नो सर। नो सर। नो, सिंपल है ना भाई, किलो को किलो से इक्वेट कर सकते हो, मीटर को मीटर से इक्वेट कर सकते हो, और लीटर को लीटर से इक्वेट कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं प्रेजेंट होगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, और वही एनर्जी डिफरेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ mv², जहां से वेलोसिटी निकल जाएगा। अरे ये यार मत करो यार, मेरे मुंह से तुम गालियां निकलवाओगे, चुप हो जाओ, मत करो बकैती कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो